हेलो स्टूडेंट्स, मैं मेहदी कुमावत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्वा क्लासेस पर। देखिए, आज हम बात करते हैं प्रासरण दाब। चौथा जो अणुसंघ के गुणधर्म है प्रासरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या बताता है, क्या होता है ये सुनिएगा। प्रासरण क्रिया की अगर बात करें तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली से होती बेटा। अर्धपारगम्य झिल्ली में एक तरफ रहती है सांद्रता उच्च सांद्रता रहती है और एक तरफ रहती है निम्न सांद्रता। किसकी? विलयन की सांद्रता एक तरफ उच्च और एक तरफ निम्न रहती है। इधर भी विलयन है, इधर भी विलयन है, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली बीचों बीच लगी है। अर्धपारगम्य जो झिल्ली है ये जंतु झिल्ली होती है। इस झिल्ली में एक क्वालिटी ये है कि केवल ये विलायक के कणों को आर पार जाने देती है। विलायक के कण ही आर पार जाते हैं, दूसरे नहीं जाते। वो किधर से किधर जाते हैं? तो विलायक के कण हमेशा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। निम्न से उच्च की ओर जाते हैं विलायक के कण। इसको तो कहते हैं प्रासरण। और बेटा प्रासरण हो किधर रहा है? निम्न से उच्च, ज्यादा की तरफ। तो ज्यादा वाला कहता है कि भाई मेरे पास तो पहले से बहुत सारे हैं, तुम क्यों आ रहे हो? तो ये क्या करता है, इसे रोकने की कोशिश करता है। और रोकने के लिए इस झिल्ली पे दाब लगाता बेटा। इस दाब को ही कहते हैं क्या? इस दाब को ही कहते हैं, किस दाब को? प्रासरण क्रिया हो रही है। इस प्रासरण क्रिया के विरुद्ध लगने वाले दाब को ही बेटे प्रासरण दाब कहते हैं। प्रासरण दाब कहते हैं। प्रासरण क्रिया के विपरीत लगने वाले दाब को प्रासरण दाब कहते हैं। यह समझने की बात है, ठीक है। प्रासरण दाब को यहां डिनोट करते पाई से। और कितना होता है इसके लिए कुछ दिए गए नियम। क्या नियम दिए गए? पहला नियम दिया गया वॉन होप का बॉयल नियम। वॉन होप का क्या दिया गया बेटा? बॉयल नियम दिया गया। वॉन होप का बॉयल नियम कहता है कि प्रासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है, विलयन की सांद्रता के समानुपाती। विलयन की सांद्रता है उसे हम आयतन के व्यतकर्मानुपाती भी मान सकते हैं। तो यहां सांद्रता व्यतकर्मानुपाती हो जाएगी आयतन की। पहली समीकरण तो ये दी। ये जो होता है वो तो होता है निश्चित ताप पर, और एक होता है निश्चित सांद्रता पर। निश्चित सांद्रता पर क्या होता है? यहां पर प्रासरण दाब है ना, वो किसके? ताप के समानुपाती होता है। ताप बढ़ाओगे तो प्रासरण दाब बढ़ेगा और ताप घटाओगे तो प्रासरण दाब क्या होगा? घटेगा। तो ये समीकरण 2 दी गई। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर एक जगह करें तो पाई समानुपाती टीर बटे में कितना? v। समानुपाती चिन्ह को हटा दे बेटा तो स्थिरांक आ जाता है क्या? r। तो RT हो गया r बटे v को इधर ले आओ तो पाई v बराबर RT। यदि इस विलयन के अंदर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या में कुछ n मान लूं या उसकी सांद्रता मान ली जाए c, तो ये हो जाएगा पाई v इक्वल टू nRT। ये समीकरण होगा। मोल आ गए n। किसके मोल? विलेय पदार्थ के, तो Nb होगा। और Nb की वैल्यू बेटा आप जानते हो, Nb इक्वल टू होता है WB अपॉन MB। ये भी रख दीजिए। क्यों इसमें रखेंगे? तो पाई V इक्वल टू आएगा WB अपॉन MB और RT। आपको पता है ये तो प्रासरण दाब आया, V को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? WB इंटू RT बटे MB और साथ में VB। ये तो प्रासरण दाब को बताती है। किसको बताती है? प्रासरण दाब को। बट इसके अलावा आपको प्रासरण दाब में क्या है, जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन विलेय पदार्थ की वजह से आता है। तो विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान पूछ लेता है आपको। तो MB इक्वल टू आप लिखोगे, इसको निकालना है तो यहां WB अपॉन RT बटे पाई और साथ में नीचे V। ये समीकरण उस विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान को बताती है। तो ये हुआ प्रासरण दाब।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि प्रासरण दाब के आधार पे, किसके आधार पे? प्रासरण दाब के आधार पर विलयन होते हैं अनेक प्रकार के। तो प्रासरण दाब के आधार पर विलयन जो होते हैं उसमें से बेटा एक विलयन तो है समप्रसारी, एक होता है अति प्रसारी और एक होता है अल्प प्रसारी। तीन प्रकार के विलयन हो गए। सम का मतलब क्या है? देखिए, हम एक कोशिका ले लेते हैं, उस कोशिका की सांद्रता है 1 मोलरता, वही कोशिका यहां है 1 मोलरता और वही कोशिका यहां है 1 मोलरता। ठीक, इस कोशिका को आप किसके अंदर रख रहे हो? एक पात्र के अंदर रख रहे हो। पात्र ये लिया, ये पात्र लिया और ये पात्र लिया। इस पात्र में कोई घोल भर दो आप। अब क्या भर रहे हो? उस भरे हुए विलयन की भी कोई ना कोई सांद्रता होती है। जो आपने भरा है उस विलयन की भी कोई ना कोई सांद्रता होती है। आपने जिसको भरा है उस भरे हुए अगर विलयन की भी सांद्रता, आपने जो भरा है उस विलयन की भी सांद्रता 1 m ही है, तो दोनों की सांद्रता बराबर हो गई, तो इसे कह दिया समप्रसारी। अति प्रसारी तो बार वाले की सांद्रता 2 m, अति मतलब ज्यादा, अति प्रसारी, और बार वाले की सांद्रता कम तो आधा m। कितना m? आधा m, तो मतलब अपने आप ही कम हो गई। यदि यहां पर दोनों विलयनों की, विलयनी तो है, ये भी विलयनी है, दोनों की सांद्रता बराबर है, समप्रसारी है। बाहर वाला विलयन अति प्रसारी है या अधिक सांद्रता वाला तो अति प्रसारी है, बाहर वाला विलयन की सांद्रता कम है तो अल्प प्रसारी है। ठीक, अब होगा क्या? आपको पता है जल इसमें भी है, जल इसमें भी है, विलायक इसमें भी है, तो विलायक ना तो अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, कुछ नहीं होगा। तो यहां इस कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अति प्रसारी में क्या होगा? अति प्रसारी में ज्यादा सांद्रता बाहर है, तो विलायक के कण अंदर से, देखो ये उच्च सांद्रता, अंदर है निम्न, तो विलायक के कण निम्न से उच्च, तो कोशिका में से सारा पानी बाहर निकल जाएगा। तो अति प्रसारी विलयन में कोशिका सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है बेटा? सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। जबकि अल्प प्रसारी में सांद्रता अंदर की ज्यादा, बाहर की कम है, बाहर पानी है, बाहर जल है, जल अंदर जाएगा, कोशिका के अंदर जल इतना जाएगा कि कोशिका फट जाएगी। क्या हो जाएगी? फट जाती है, फूल जाती है, फट जाती है, ये कह सकते हैं। जैसे कि मुनक्के को पानी में रखने पर मुनक्के धीरे धीरे फूल जाते हैं, कि मुनक्का गाढ़ा होता है, पानी क्या होता है? कम सांद्रता वाला है। केरी को नमक के घोल में रख दो तो नमक का घोल ज्यादा है, केरी का घोल कम है, तो केरी धीरे धीरे सिकुड़ जाएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये हो गया अति प्रसारी, ये हो गया अल्प प्रसारी और ये हो गया समप्रसारी। 3 प्रकार का विलयन हो गया। ओके, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए प्रतिलोम प्रासरण क्या होता है। प्रतिलोम प्रासरण का मतलब व्यतिक्रम प्रासरण भी होता है, उल्टा, सीधी सी बात है। ये झिल्ली है, इस झिल्ली के आर पार विलायक के कण जाते हैं। विलायक के कण किधर जाते हैं? निम्न से उच्च की ओर, पता है आपको। बट वापस से उच्च वाला उस पर दाब लगाता है। क्या लगाता है? दाब। ये दाब इतना लगा दे कि विलायक के कण जो प्रासरण में हो क्या रहा था कि विलायक उच्च की तरफ जा रहा था, दाब की वजह से उच्च से निम्न की ओर जिस दिन जाने लग जाए वो प्रासरण का उल्टा हो जाएगा, तो इसे प्रतिलोम प्रासरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिलोम प्रासरण। इसके अलावा एक आपको पूछा जाता है कि जो कभी कभी आप अणुभार याद करते हो, काफी सारे अणुओं का अणुभार क्या करते हैं? चेक करते हैं, तब वो अणुभार जिसको आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं वो असामान्य आता है। क्या आता है? असामान्य। जो आना चाहिए था वो नहीं आता है। तो ऐसा क्यों आता है? तो ऐसा विलयन के अंदर होता है बेटा। किसके अंदर होता है ऐसा? विलयन के अंदर। विलयन के अंदर क्या क्या चीज है बेटा? एक है विलायक, एक तो विलायक है, एक है विलय, है ना। इन दोनों के मिल जाने से विलयन के अंदर से
अगर विलेय पदार्थ को आप अलग करके अब चेक करोगे ना, चेक करने की कोशिश करोगे तो अणुभार जो आना चाहिए था वो नहीं आता है। इसे कहते हैं असामान्य अणुभार। यानी वास्तविक अणुभार से अलग आए विलेय पदार्थ का अणुभार तो उसे कहते हैं असामान्य अणुभार। और असामान्य अणुभार क्यों आता है, प्रश्न ये आता है तो आपको समझना होगा कि इन दोनों के बीच क्रिया हो जाती है। क्रिया हो जाती है तो यहां क्रिया होने के दौरान ये विलेय पदार्थ से अलग हो जाता है। तो विलेय पदार्थ या तो टूट जाता है, विलेय पदार्थ का बेटा या तो वियोजन हो जाता है, या विलेय पदार्थ, कुछ विलेय पदार्थ ऐसे भी होते हैं कि विलाय के मिलते ही आपस में संयोग करके गुच्छा बना लेते हैं, तो संगुणन भी कर लेते हैं। सीधी सी बात है, नमक को आप जल में घोलते हो तो नमक तो टूटता है, चीनी को घोलते हो चीनी टूटती है, पर सल्फर को आप डालोगे, एसिटिक अम्ल को आप डालोगे तो पानी में डालते ही अपना गुच्छा बना लेते हैं। चीनी, NaCl ये टूट के वियोजित हो जाते हैं। चीनी तो नहीं टूटती है पर NaCl जरूर टूटता है, वो टूट के वियोजित हो जाता है। अब टूटा हुआ पदार्थ अगर आप चेक करोगे उसे तो उसका अणुभार आपको अलग आएगा। इसी प्रकार गुच्छा बना लिया तो गुच्छा अगर उसका अणुभार चेक करोगे तो अकेले का आपको आणविक द्रव्यमान जो आएगा वो अलग आएगा। ऐसा उदाहरण देखने को मिला एक एसिटिक अम्ल में। किसमें मिला? एसिटिक अम्ल में मिला। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इसको विलयन के अंदर से निकाला और अणुभार चेक किया तो बेटा 120 आया, जबकि मैंने आपको 60 बता रखा है। 60 ग्राम प्रति मोल बता रखा है। जब निकाल के चेक किया तब आंखें फटी की फटी रह गई, और कितना आया? 120 ग्राम प्रति मोल आया। फिर पता लगाया ऐसा क्यों हो गया? तो बेटा ऐसा इसलिए हो गया कि एक एसिटिक अम्ल का अणु, ये एसिटिक अम्ल का अणु है, दूसरे एसिटिक अम्ल के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और जब भी उसे पकड़ के विलयन में से निकाला ना एसिटिक अम्ल को, तब हमारे को एक साथ दो एसिटिक अम्ल साथ आ गए, क्योंकि ये दोनों अलग हो नहीं सकते। हमें दिखेगा भी नहीं कि साथ हो गए। इन दोनों के बीच संगुणन हो चुका है। क्या हो चुका है? संगुणन हो चुका है। गुणा हो चुके, 1 के 2 हो चुके, 2 के 4 हो चुके, संगुणन हो चुका है। संगुणन हो जाने से 60 अणुभार इसका, 60 इसका हमने चेक किया तो हमें क्या पता किस किसका है? वो तो हमारे को कितना मिला? 180 ग्राम प्रति मोल मिला। मतलब यहां संगुणन हो गया उसका। क्या हो गया? संगुणन। ठीक है, तो यहां पर संगुणन की वजह से ऐसा होता है। अणुभार जो आना चाहिए वो ना कि असामान्य आता है। तो फिर तो समस्या हो जाएगी। जब गुणधर्म चेक करेंगे तो भी अलग अलग आएंगे। तो इस समस्या के समाधान के लिए वॉन टॉप गुणांक आया। वॉन टॉप गुणांक एक इकाई आई, वो वॉन्ट होफ ने एक गुणांक बताया जिसे वॉन टॉप गुणांक कहते हैं। उस वॉन टॉप गुणांक को बेटा आई से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? आई से। इस वॉन टॉप गुणांक की बात करें तो वॉन टॉप गुणांक का पता कैसे चलेगा? तो वॉन टॉप गुणांक है क्या? जो पहले अणुभार था उसका और बाद में कितना हो गया इसका, इन दोनों का अनुपात ही वॉन टॉप गुणांक है। यानी वॉन टॉप गुणांक मतलब आई, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म और सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म का अनुपात। सैद्धांतिक का मतलब होता है पहले से निश्चित सैद्धांतिक अणु। प्रेक्षित मतलब प्रैक्टिकल से चेक किया, मैंने कहा था चेक किया। चेक करने पे जो आया वो नीचे, पहले कितना था वो ऊपर, सॉरी आपने प्रैक्टिकल किया वो तो ऊपर, कितना है निश्चित वो नीचे। इन दोनों का अनुपात आता है, वो आता है वॉन टॉप गुणांक। तो क्या प्रासरण दाब में गड़बड़ आएगी? तो प्रासरण दाब आता है पाई बराबर NRT अपॉन नीचे V। इसमें गड़बड़ आएगी, सब में गड़बड़ आएगी। गड़बड़ किसमें? क्वथनांक के उन्नयन में भी गड़बड़ आएगी तो हिमांक में भी गड़बड़ आएगी। डेल टीबी के F यहां आएगा M, इसमें भी गड़बड़ आएगी। डेल टीबी के बी M, इसमें भी गड़बड़ आएगी। जिनमें भी परिवर्तन आ रहा है, गड़बड़ आ रही है, उन सबको I से गुणा कर देना है तो वो वैल्यू सारी की सारी सही हो जाएगी। क्योंकि असामान्य अणुभार अगर आ गया ना, अरे MB गलत आ गया ना,
तो दिक्कत होगी कि ये पूरा मान ही गलत आएगा। तो ये गलत ना हो, इसलिए इस सबको जो वन टॉप गुणांक है उस वन टॉप गुणांक से बेटा गुणा कर देना है। अब ये वन टॉप गुणांक क्या है? वन टॉप गुणांक हुआ प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म और सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म का अनुपात, ठीक है, जो किसके लिए चेक किया गया? असामान्य अणुभार को सही करने के लिए। जो संगुणन वियोजन हो गया उसके बाद में भी आंसर जो आए वो सही आए, इसलिए वन टॉप गुणांक बताया गया। ठीक, हम आगे बात कर लेते हैं। वन टॉप गुणांक आई वह वियोजन की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं अल्फा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से, ठीक है, और ये है आई। इन दोनों के बीच संबंध की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वियोजन। हमारे पास मान लीजिए कोई विलेय पदार्थ ए था, वो विलेय पदार्थ वियोजित होकर बन गया क्या? बहुत सारा, और बहुत सारा बन गया वो बी बन गया, और बहुत सारे के लिए उसके आगे लगा दिया एन मोल बन गए विलेय के टूट के। वियोजन का मतलब होता है टूटना। जैसे अरे NaCl टूटता है ना, Na प्लस और Cl माइनस, कितने सारे मोल बन गए? 2। तो इसके भी ए के टूटने से कुछ मोल बन गए, ठीक है। यदि मैं बात करूं प्रारंभ में, प्रारंभ में कितना था? तो विलेय पदार्थ की मात्रा 1 मोल थी, बट उस समय टूटा कुछ भी नहीं था प्रारंभ में। तो जैसे उसे विलायक में घोल दिया, तो विलायक में घोलने के बाद क्या हुआ? विलायक में घोलने के बाद हो गया साम्य स्थापित। तो साम्य अवस्था जब आती है तब आप साम्य का चिन्ह लगा दो। तो साम्य अवस्था में ये पदार्थ उस समय बन चुका है ये अल्फा, टूट के वियोजित होके कितना बन गया? अल्फा। तो पीछे कितना बचा? पीछे कितना बचा? 1 माइनस अल्फा। जितना था उसमें से अल्फा तो क्या हो गया? कम। बट इनकी संख्या कितनी है? n। तो अल्फा की भी कितनी संख्या हो जाएगी? n संख्या हो जाएगी। तो साम्य अवस्था के अंदर, साम्य अवस्था के अंदर कुछ मोल तो अभी तक ये बचे हुए पड़े हैं विलेय n 1 माइनस अल्फा के रूप में, कुछ टूट के n अल्फा बना चुके हैं। इस स्थिति में कुल मोल जो आएंगे, कुल मोल जो आएंगे वो कितने आएंगे? इसका योग 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ठीक है, ये कुल मोल आएंगे। कुल मोल को हल करेंगे तो 1 अल्फा प्लस n अल्फा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लीजिए आप? अल्फा को कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेने के लिए आप n अल्फा को आगे रख लीजिए। तो यहां पे 1 माइनस n अल्फा, माइनस का ये n अल्फा आगे आएगा तो प्लस का माइनस अल्फा। अरे माइनस वाले पद को पीछे ले गया, मेरे से आगे ले आया। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? अल्फा। तो n माइनस 1 बचेगा बेटा। अल्फा कॉमन आ गया तो 1 माइनस n माइनस 1 बचेगा। ये कुल मोल आ गए प्रेक्षित वाले। ये हो गया प्रेक्षित मान। क्या हो गया? प्रेक्षित मान। और बेटा इसका सैद्धांतिक मान कितना होता है? हमेशा 1। तो वन टॉप गुणांक I बराबर होगा प्रेक्षित मोल और नीचे सैद्धांतिक मोल। बेटा सैद्धांतिक मोल का मान 1 होता है हमेशा। तो I बराबर प्रेक्षित मोल 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 बटे 1 से गुणा किया तो I का I बचेगा 1 प्लस n, 1 प्लस अल्फा और n माइनस 1। I के पास 1 को ले आओ तो I माइनस 1 बराबर अल्फा n माइनस 1। अल्फा का मान अलग से निकालना हो तो I माइनस 1 बटे n माइनस 1, ये आ गया वियोजन की मात्रा और I वन टॉप गुणांक के बीच संबंध है, ठीक है। जिस प्रकार वन टॉप गुणांक I और वियोजन की मात्रा के बीच संबंध होता है, उसी प्रकार दूसरा संबंध होता है वन टॉप गुणांक I और वियोजन की मात्रा की जगह संगुणन की मात्रा, और संगुणन की मात्रा का संबंध भी बेटा अल्फा ही होता है, उसके बीच में भी संबंध पूछता है, ठीक है। इन दोनों में से आपको एक बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं वन टॉप गुणांक I और संगुणन की मात्रा अल्फा के बीच संबंध। यदि हम मान लेते हैं संगुणन का मतलब क्या हुआ, देखिए संगुणन का मतलब गुच्छा बनाना। तो बहुत सारे थे पहले जो मिलकर एक बन गए, मतलब B, ठीक। बात करें प्रारंभ की, तो प्रारंभ में ये पदार्थ एक था, वियोजन कुछ नहीं हुआ, संगुणन कुछ नहीं हुआ था। कुछ देर के बाद गुच्छा बना लिया, संगुणन हो गया और इन दोनों के बीच बेटा साम्य स्थापित हो गया। तो साम्य अवस्था में क्या हो जाएगा?
साम्य अवस्था में ये चिन्ह दोनों तरफ चलती रिएक्शन। साम्य अवस्था में यहां पर ये बन चुका होगा अल्फा, तो इधर वाला हमारे पास कम हो चुका होगा। कितना कम हो गया होगा? अल्फा कम हो गया होगा। अब ये जो इसकी तुलना में ये अल्फा की बात करें तो एन का कुछ हिस्सा इसमें बदल चुका है, कुछ हिस्सा मतलब एन वा हिस्सा, एन वा हिस्सा अल्फा संगुणित हो चुका है। कहने का मतलब है, समझिएगा, अरे 5 अणु मिलकर एक बन गए, 5 अणु मिलकर एक बन गए, तो बताओ ये एक कितना है? 1/5 ही तो हुआ कि नहीं हुआ? यानी पहले जितनी मात्रा थी उसकी 1/5 हिस्से में बदल गई वो मात्रा। ठीक, अगर आप इसके कुल मोल याद करोगे, कुल मोल ज्ञात करोगे तो कुल मोल की बात करें तो कुल मोल ऐड करेंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे एन। इसमें से इसके नीचे में बटे लगा के 1 लगा देता हूं, एलसीएम लीजिए एन, 1 का भाग एन में एन बार, एन को इससे गुणा किया तो देखिए बाहर तो एन 1 माइनस अल्फा और प्लस अल्फा किसके बराबर? कुल मोल के बराबर। आगे हल और कर लेते हैं, अल्फा को एन को अंदर गुणा किया तो एन माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा बटे एन, आएगा कि नहीं आएगा? ये अभी तक किसके मोल है? कुल मोल है। कुल मोल जो निकाल रहे हो किसके मोल है? प्रेक्षित मोल है। हमें पता है आई बराबर क्या होता है, ऊपर प्रेक्षित मोल बताया था, नीचे सैद्धांतिक मोल। तो प्रेक्षित मोल का मान 1 माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा बटे नीचे एन और उसके बटे नीचे 1 इधर गुणा हो जाएगा तो कैंसिल, बचेगा क्या? आई बराबर एन माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा और नीचे एन को आई से लाके गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आई एन, ओके, इक्वल एन, इस पद को आगे इस पद को पीछे लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा? अल्फा तो आगे प्लस का और माइनस एन अल्फा। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन और करते हैं, एन को इसके पास लेके आओ आप, आई एन माइनस एन बराबर अल्फा में से और इसमें से अल्फा कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो अल्फा को कॉमन लिया तो 1 माइनस बेटा एन बचेगा कि नहीं बचेगा। और दूसरा यहां क्या कॉमन आएगा? एन कॉमन आएगा तो आई माइनस 1 बचेगा, ठीक, बराबर अल्फा 1 माइनस एन। अल्फा को आप अलग से याद करना चाहते हो तो अल्फा को याद करना चाहते हो इसको नीचे ले जाओ तो इसमें एन आई माइनस 1 बटे 1 माइनस एन, ये आ गया वियोजन की मात्रा बताता है। वियोजन की मात्रा और ये वोन टॉप गुणांक दोनों के बीच के संबंध को भी बताता है। तो आई हुआ वोन टॉप गुणांक, ठीक है, और इन दोनों के बीच संबंध। वोन टॉप गुणांक के द्वारा हम ये पता लगा लेंगे कि विलयन में जो विलेय पदार्थ मिलाया है उसका वियोजन हुआ है या संगुणन। कैसे पता लगाएंगे? देखिए, वोन टॉप गुणांक हुआ आई, बेटे आई का मान 1 हो सकता है। जब आई का मान 1 हो तो समझ लेना कि वियोजन और संगुणन दोनों में से कोई सी भी क्रिया नहीं हुई है। और यदि जैसे कि आप जल में चीनी को बोल दो, ना तो वियोजन होता है ना संगुणन होता है, बट आप वियोजन की वोन टॉप गुणांक की मात्रा 1 हो जाए तो समझ लेना कि ज्यादा हो जाना मतलब टूट के ज्यादा हो गए तो समझ लेना वियोजन हुआ है उसमें। ये होता किसका है? आप बाहर से मिलाते हो विलेय पदार्थ का, विलेय पदार्थ का होता है वियोजन, उसी का होता है संगुणन, ठीक है। और यदि वोन टॉप गुणांक का मान कम हो जाता है 1 से, तो कम होने का मतलब है कि विलेय पदार्थ का संगुणन हो गया है। क्या हो गया है? संगुणन हो गया है। तो विलयन में मिलाए गए विलेय पदार्थ का क्या होता है? वोन टॉप गुणांक का मान 1 हो तो वियोजन ना संगुणन, 1 से ज्यादा होता है तो वियोजन, 1 से कम होता है तो संगुणन की क्रिया होती है विलयन की। इसके अलावा एक चीज आपको लास्ट में और मिलेगी, प्रासरण के बाद विसरण। विसरण क्रिया प्रासरण से विपरीत होती है, इसमें किसी बीच में माध्यम की या किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ये सिंपल सी घटना है कि विलेय पदार्थ हो चाहे वहां पर विलायक हो,
यहां पर पदार्थ या किसी अणु का स्थानांतरण हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्थानांतरण होता है। किसका किसी भी अणु का हो सकता है। जैसे कि अगरबत्ती को आपने जलाया तो कम सुगंध की ओर चली जाएगी, इत्थर आपने लगाया तो कम सुगंध की ओर चली जाएगी, पानी ज्यादा से कम की ओर आएगा। इसे फैलना कहते हैं, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण। इसी के साथ आपका सॉल्यूशन का जो थ्योरेटिकल पार्ट है पूर्ण होता है। न्यूमेरिकल जो बताए गए क्वेश्चंस हैं, इससे संबंधित न्यूमेरिकल आपको नोट्स में या फिर आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स के द्वारा बताइए, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।